हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोयम हिरोशिमा की, जिसको लिखने वाले हमारे पोइट हैं हिंदी के जाने माने कवि एस एच वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञे के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी के महान कवियों के अंदर इनको शुमार किया जाता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम जानते हैं इनकी पोयम हिरोशिमा के बारे में और अज्ञे के बारे में कि कौन थे ये। तो सबसे पहले हम अज्ञे की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम जो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। और इनका पेन नेम जो था, इनको अज्ञे के नाम से जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ द 1911 एंड डाइड इन द ईयर ऑफ द 1987। तो ये कह सकते हैं कि आप ये 20th सेंचुरी के हमारे राइटर हो गए, 20th सेंचुरी के हमारे ये इंडियन पोइट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो 1911 में यानी 1911 में इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लेकिन इनकी मौत कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी 1987 में। तो 1911 तक इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान जो था भारत का ये हिस्सा हुआ करता था। एंड ही वाज बोर्न इन लाहौर 1911 एंड डाइड इन दिल्ली 1987। ठीक है, इनकी जो पहली रचनाओं का कलेक्शन आया, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हिज पोएम वाज भग्नदूता, दैट वाज पब्लिश्ड जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो भग्नदूता इनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है जो इंडिपेंडेंस के बाद में पब्लिश हुआ था। इतने महान कवि थे, सो ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पोएट्री इन्होंने लिखी थी। बिकॉज ऑफ द पोएट्री और द हिज कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर, ही वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज के लिए इनको नामांकित किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था। लेकिन इनकी रचनाएं, इनकी जो पोएम्स थी, दे वर नॉट इन इंग्लिश। और ये भी कह सकते हैं ये फॉरेन ब्लड नहीं थे, उसका भी इनको नुकसान उठाना पड़ा और नोबेल प्राइज अंत में इनको नहीं मिल पाया। लेकिन नोबेल प्राइज के लिए ये उस समय नामांकित हो गए थे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर हम इस पोएम हिरोशिमा की बात करें तो ओरिजिनली रिटन इन हिंदी नहीं है, लिखी किसी गई थी, हिंदी में लिखी गई थी, बट लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ एज वेल एज लियोनार्ड नाथन। लियोनार्ड नाथन एक अमेरिकन पोइट है, इन्होंने और लियोनार्ड नाथन ने मिलकर के इस पोएम को फिर क्या करा था, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करा था। तो ये इनका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, हम हमारी पोएम के ऊपर, जानते हैं इस पोएम के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस पोएम की ओर हम आगे बढ़ें इससे पहले थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, उसके बारे में जान लेते हैं हम। बात ये कब की है? बात ये है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945 तक जो था अपना वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पीरियड हुआ करता था। एक तरफ अब मेरा अपना कौन था? यूके यानी अमेरिका था। और दूसरी तरफ आप कह सकते हो जापान जो थे। दो महान शक्तियां थी जो आपस में लड़ रही थी, एक तरफ अमेरिका और मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ जापान और सहयोगी राष्ट्र हुआ करते थे जो लड़ रहे थे। और ऐसा लग रहा था उस समय के जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है इसका अंत नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में आर्थिक नुकसान दोनों ही देशों का, या जो भी देश इस युद्ध के अंदर शामिल थे उनको हो रहा था, और जान माल का नुकसान हो रहा था। तो अंत में इस युद्ध का समापन करने के लिए अमेरिका ने एक निर्णय लिया, और अमेरिका ने एक निर्णय क्या लिया कि जापान के ऊपर वो क्या करेगा? एटम बम गिराएगा। ठीक है, जापान के ऊपर वो क्या करेगा? एटम बम गिराएगा। तो अमेरिका ने डिसीजन लिया, एंड ऑन द 6 अगस्त 1945, ठीक है, ये 2-3 तारीख आपको याद रखनी है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर पहला बम गिराया। और कहाँ गिराया उन्होंने? हिरोशिमा के ऊपर इन्होंने पहला बम गिराया। ठीक है, तो पहला बम कब गिरा? 6 अगस्त 1945। और कहाँ गिराया? हिरोशिमा के ऊपर गिराया। इसके ठीक 3 दिन बाद, कब? 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान पे गिराया। और अब की बार कौन सा क्षेत्र चुना उन्होंने? जापान का नागासाकी शहर चुना। ठीक है, तो जापान के नागासाकी शहर के ऊपर बॉम्बार्डिंग की गई। और इस सब का परिणाम ये हुआ कि ये दोनों ही जापान के बहुत महान शहर हुआ करते थे, जो इंडस्ट्रियल दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से नहीं, मिलिट्री अड्डे भी यहीं थे अपने जापान के। और जो इंडस्ट्रियल सिटीज जो थी जापान की, मोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज भी यही थी। तो इन दोनों पर जब इस तरीके के क्या हुए, अटैक हुए, लगभग 1,60,000 लोग जो थे इसके अंदर मारे गए। और जापान को अंत में हार करके 14 अगस्त 1945 को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। और वहां से अमेरिका इस युद्ध में जीत गया, और अमेरिका महाशक्ति के रूप में आगे आ गया। ठीक है, तो ये कुछ तारीखें याद रखनी है। इस समय की बात है कब? 1939 से लेकर के 1945 थे।
वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था और ये 2 बम विस्फोट किए गए थे अमेरिका के द्वारा, परमाणु बम गिराए गए थे और ये परमाणु बम गिराने के बाद में जापान ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हमारे अज्ञे साहब का इसमें इंटरेस्ट क्यों जागा, थोड़ी-सी उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो पीरियड था 1935 से 39 से लेकर के 1945 तक का जो पीरियड था, जो अज्ञे साहब थे वो क्या कर रहे थे उस समय, जर्नलिज़्म के क्षेत्र में थे। ठीक है? जर्नलिज़्म के क्षेत्र में थे और हर चीज़ को वो बड़ी बारीकी से देख रहे थे, अखबार में बड़ी बारीकी से पढ़ रहे थे और बड़ी बारीकी से हर चीज़ में नज़र रख रही थी कि उस युद्ध के अंदर क्या चल चल रहा था। एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है? क्योंकि ये एक साइंस के स्टूडेंट भी रहे थे और साइंस के स्टूडेंट रहे थे तो इन्होंने ये एटम वगैरह के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ा भी था, तो इनका इंटरेस्ट था। तो उसी समय इनको एक अपॉर्च्युनिटी मिली और अपॉर्च्युनिटी क्या मिली, जापान जाने की अपॉर्च्युनिटी मिली, हिरोशिमा जाने की अपॉर्च्युनिटी मिली और जब ये हिरोशिमा गए, जापान गए और वहाँ जाकर के इस बम के प्रभाव से पीड़ित लोगों को उन्होंने देखा, तो उनका दिल द्रवित हो गया एंड ही वाज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द सिनेरियो ऑफ द पीपल who were suffering from the radioactive रेडियोएक्टिव जो किरणें थी उनसे जो प्रभावित होने वाले लोगों को देख कर के वो बड़ा क्या हुए, दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको अपनी पोएम के माध्यम से आपके सामने संकलित किया है। उसी के बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्यों हमारे धीरामन वात्स्यायन आगे आपसे ऐसी बात करना चाहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इनकी पोएम की। तो बोलते हैं ऑन दिस डे का मतलब कौन सा दिन हो गया, जिस दिन एटम बम गिराया गया, जिस दिन एटम बम गिराया गया, है ना? ऑन दिस डे द सन अपीयर्ड, नो नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन बट राइट इन द सिटी स्क्वायर। देखो इस दिन यानी 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा की बात कर रहे हैं। 6 अगस्त 1945 को सूरज निकला, ठीक है? सूरज निकला, लेकिन सूरज नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन, हॉरिजन यानी क्षितिज से नहीं निकला। हमें पता है सूरज कहाँ से निकलता है, क्षितिज से निकलता है। क्षितिज कौन सी जगह होती है, हॉरिजन कौन सी जगह होती है, जहाँ पर धरती और आकाश जो है मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो हॉरिजन होता है। जो आप यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो दूर तक आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो सूरज आपको वहीं से उगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? लेकिन 6 अगस्त 1945 को सूरज निकला, लेकिन ये सूरज कहाँ से नहीं निकला, उस हॉरिज़न, उस क्षितिज से नहीं निकला जहाँ से सूरज सामान्यतः निकला करता है, बल्कि ये सूरज कहाँ से निकला? राइट इन द सिटी स्क्वायर, जस्ट इन द मिडल ऑफ द सिटी दिस सन रोज़, ये सूरज उगा, लेकिन कहाँ से होगा? शहर के बीचों-बीच से होगा, क्षितिज से नहीं होगा। देखो, ये मैंने यहाँ पे एक आपको चित्र ही बना के बताया कि शहर के बीचों-बीच में धमाका हुआ है, सूरज आता है, वो सूरज के साथ में क्या आती है? रोशनी आती है, रेज़ आती है ना, ब्राइटनेस आती है। तो ये चमक भी आई, ये चकाचौंध करने वाली भी चमक आई, लेकिन ये चमक कहाँ से आई? ये सूरज उगा शहर के बीचों-बीच से उगा, यानी बॉम्ब विस्फोट हुआ। 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब विस्फोट हुआ और शहर के बीचों-बीच बॉम्ब विस्फोट हुआ, तो ऐसा लगा सूरज तो उगा, लेकिन ये सूरज कहाँ से नहीं उगा? पूरब दिशा से नहीं उगा। इट डिड नॉट राइज़ फ्रॉम द ईस्ट बट राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द सिटी। ए ब्लास्ट, एक धमाका हुआ जोर का, ऑफ डीज़ल poured over नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई। एक धमाका हुआ और धमाके के बाद में डेजल यानी आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, पोर्ड ओवर यानी चारों तरफ स्प्रेड, फैल गई नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई। देखो जैसे सूरज उगता है तो सूरज क्या करता है, जब सूरज हमारी आकाश के ऊपर चमकता है तो पूरे के पूरे संसार के अंदर वो क्या करता है, रोशनी से उसको भर देता है। तभी कहता है कि ब्लास्ट ऑफ डेजल, रोशनी का एक धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई, लेकिन ये रोशनी कहाँ से नहीं आई? नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई, आकाश के बीच में से हमारे पास नहीं आई, बल्कि ये रोशनी कहाँ से आई? बट फ्रॉम द अर्थ टॉन रेगडली ओपन, ये धरती में से रोशनी निकल करके हमारे पास पहुंची, जो धरती बुरी तरीके से फट गई थी ना। तो एटम बम जहाँ पे गिरा वहां गहरा सा गड्ढा हो गया था, रेगडली रेगडली यानी चीथड़े उड़ जाना, है ना? तो ऐसा लगा मानो धरती के चीथड़े वहां से उड़ गए हैं और ये रोशनी उस धरती के बीच में से निकल करके हमारे सामने आया, ठीक है? आगे चलते हैं हम। अब जैसे ही ये रोशनी जब हमारे सामने निकल करके आई तो वो बोलते हैं ह्यूमन शैडोज यानी मनुष्य की परछाइयाँ, डेज्ड एंड लॉस्ट, पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन। तो जैसे ही वो जोर का धमाका हुआ तो मनुष्य परछाइयों में तब्दील हो गया। डेज्ड एंड लॉस्ट, बड़ी चकाचौंधित हो गया, बड़ा हस्तप्रभ रह गया एंड लॉस्ट और खो गया यानी मर गया और उसकी लाश जो थी, मनुष्यों की लाशें जो थी, टीचड इन एवरी डायरेक्शन, चारों तरफ आप देखो तो लाशों ही लाशों के देश ढेर दिखाई दे रहे थे। दिस ब्लेज नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट स्मैश्ड इन द सिटीज हार्ट,
दिस ब्लेज, ब्लेज यानी ये चमक, ये रोशनी कहाँ से नहीं आई? नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट। सूरज उगता है तो सूरज अपने साथ क्या करता है? किरणें लेकर के आता है, और वो सूरज की किरणें कहाँ से आती है हमारे पास? फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड से आती है। लेकिन ये वाली जो ब्लेज है, ये वाली जो चमक आई, ये वाली जो रोशनी आई, नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, ये कहाँ से नहीं आई? ये इट डिड नॉट कम फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड से नहीं आई, बट स्मैश्ड इन द सिटीज हार्ट, बिल्कुल शहर के बीचों बीच से रोशनी आई। जैसे ही वो बम का धमाका हुआ तो शहर के बीचों बीच से हमारे पास वो रोशनी आई, और जैसे ही वो रोशनी आई यानी जैसे ही वो बम का धमाका हुआ, एन इमेंस व्हील ऑफ द डेथ संकर स्पिनिंग डाउन एंड अबाउट इन एवरी डायरेक्शन। अब बोलते हैं देखो, जैसे ही वो धमाका हुआ तो एन इमेंस व्हील, इमेंस का मतलब क्या होता है? वास्ट, ठीक है, बड़ा, बहुत बढ़िया, ये कह सकते हैं ग्रेट। तो मौत का पहिया, डेथ, डेथ, डेथ का क्या? मौत का पहिया, मौत का चक्र चल गया, है ना? ऐसा लगा कि मौत का पहिया चल गया, मौत का चक्र चल गया, जो चारों दिशाओं में चला, और चारों दिशाओं में डेथ, मौत ने लाशों के अंबार लगा दिए। हर दिशा के अंदर आपको सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, और ऐसा लगा कि मौत का पहिया चल गया है, और मौत के इस महान पहिए ने कई जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया है, और लगभग 1,60,000 पीपल जो थे इस सीरियसली वाउंडेड हो गए, या फिर डाइड हो गए इस धमाके में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल द फ्लुएंट पेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके पसंदीदा वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएगा। तो देर ना करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इंस्टेंट ऑफ ए सन्स राइज एंड सेट, ऐसा लगा इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी मोमेंट में, एक ही क्षण में सूरज उगा और सेट यानी अस्त ही हो गया, है ना? क्योंकि बम देखो, बम जैसे फूटता है तो अचानक से वो फूटता है, रोशनी होती है, और वो रोशनी थोड़ी एक क्षण मात्र की लेती हुई चली जाती है। तो ऐसा लगा कि सूरज उगा और तुरंत ही अस्त भी हो गया। विजन एंड हीलिटिंग फ्लेयर, वन कंप्रेस्ड नून, जो रोशनी हुई, जो ब्लेज हुई, जो चमक निकली उस बम के धमाके से, वो चमक इतनी तेज थी कि उससे आपका विजन इनहेलेटिंग यानी आपके दृश्य, आपकी देखने की क्षमता जो है, आपकी आई साइट जो है, वो एनिहिलेटिंग, एनिहिलेटिंग यानी डेस्ट्रॉय भी हो सकती है। और ऐसा लगा कि पूरी की पूरी दोपहर कंप्रेस्ड हो गई हो। कंप्रेस्ड यानी सिमट जाना, क्योंकि सूरज तुरंत उगा और तुरंत ही अस्त भी हो गया। तो ऐसा लगा दोपहर तो बिल्कुल मोमेंटरी, क्षणिक सिकुड़ सी गई है ना, कंपैक्ट सी हो गई है, क्योंकि सूरज उगा और अस्त भी हो गया। बम का धमाका हुआ, रोशनी हुई और तुरंत ही वो खत्म भी हो गई। तो ऐसा लगा कि दिन उगा और खत्म भी हो गया। तो ऐसा लगा कि पूरी की पूरी आफ्टरनून ही क्या हो गई है? कंप्रेस्ड हो गई है, बिल्कुल सिमट सी गई हो। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो धमाका हुआ उसके बाद क्या हुआ? इट वाज नॉट ह्यूमन शैडोज दैट lengthened, paled एंड डाइड, इट वाज मैन सडनली बिकम। वहां पर ना केवल मनुष्यों की जो परछाइयां थी, वो मरे हुए लोग, पेल्ड, पेल्ड यानी पीड़ित लोग, एंड डाइड, डाइड यानी मरे हुए लोग आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। इट वाज मैन, और ये मनुष्य था। मैन, मैन यानी देखो प्लूरल है, मनुष्य थे वहां पर। सडनली बिकम एज मिस्ट, वो केवल कोहरे की तरह हो गए, धुंध की तरह हो गए। और जिस तरीके से धुंध गायब होती है, एक ही क्षण में वो मनुष्य भी इस धरती से गायब हो गए। तो उस बम के धमाके के आगे कोई भी नहीं टिक सका। उस बम का धमाका जैसे ही हुआ, चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए, चारों तरफ लोगों की लाशें ही लाशें दिखाई दी, और अचानक इंसान ऐसा लगा कि एक कोहरे के समान हो गया हो, और वो इस धरती से चला गया। द शैडोज स्टे, केवल मनुष्य की परछाई पीछे छूट गई। बर्न्ड ऑन रॉक्स, ठीक है। जो बर्न्ड ऑन रॉक्स यानी, देखो अब क्या था, देखो ये यहाँ पे अपने जो हीरानंद वात्स्यायन साहब जो थे, जब वो गए थे, कहाँ पर गए थे? जब वो हिरोशिमा में गए थे, तो उन्होंने जब हिरोशिमा को विजिट किया ना, तो आप ये कह सकते हो कि उनके मन में एक विचार आया कि एक मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा है या चट्टान का टुकड़ा यहाँ पे है। वो चट्टान का टुकड़ा पूरा तो काला हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी जगह से इस तरीके से वाइट था। तो ऐसे लगा कि उसके आड़े कुछ आ लिया था, है ना? उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे मानो इंसान खड़ा हो गई। और जैसे ही वो बम का धमाका हुआ तो इस इंसान के पीछे का जो हिस्सा है वो तो क्या हो गया, इस चट्टान पे वाइट रह गया, क्योंकि इंसान उसके आड़े आ गया, और बाकी चट्टान पूरी की पूरी काली हो गई थी, है ना? तो ये उसी सीन को बता रहे हैं कि बर्न्ड ऑन रॉक, चट्टान जो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, उन चट्टानों पे केवल मनुष्य की परछाइयों के निशान बाकी रह गए, और गली में बिखरे हुए पत्थरों पर भी वो निशान दिखाई दे रहे थे।
A sun conjured by man converted man into air to nothing. A sun, एक वो सूरज जिसको किसने बनाया था? मनुष्य ने बनाया था। देखो यहाँ पे sarcastic remark है थोड़ा सा, व्यंग्यात्मक तक मैंने वो क्या कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड पर्सन कहते हैं हमें ना, हम सो कॉल्ड डेवलप्ड सिविलाइजेशन कहते हैं, मनुष्य अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप्ड कहते हैं। हमने वेपन बनाए हैं, बहुत महान वेपन बनाए हैं, बहुत खूंखार वेपन बनाए हैं और बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन हम लोगों ने बना लिए। तो वो कहते हैं कि ये सन कंजर्ड बाय मैन, हमने ही उस सूरज को बनाया था और उसी वेपन ने जिसको हमने बनाया था, कन्वर्टेड मैन इनटू एयर टू नथिंग, उसी ने मनुष्य के ही नामो निशान मिटा दिए, यानी किसी और ने नहीं मिटाए हैं। मनुष्य ने ही इस एटम बम को ईजाद किया था और उस एटम बम ने मनुष्य के ही विनाश का कारण बन गया, मनुष्य का ही विनाश उस एटम बम ने कर दिया। व्हाइट शैडोज जो अभी आपको बताई, सफेद परछाइयाँ, साइन जो आपको कहाँ दिखाई दे रही थी, ब्लैक रॉ पे, गिव मैन्स बैक टू विटनेस टू हिमसेल्फ, वो इस बात का प्रमाण थी कि मनुष्य ने ही मनुष्य का विनाश किया है, किसी और ने मनुष्य का विनाश नहीं किया है। हमने इतने ड्रास्टिक वेपन बना लिए, हमने इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस कर ली, हम एटम्स के मामले में इतने ज़्यादा एक्सील्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो विनाश साइंस ने किया है, वो विनाश हमें किसने बताया है? अज्ञेय साहब ने इसमें बताया है कि हमने ही उस चीज़ को बनाया और वही किसका? ह्यूमैनिटी के विनाश का कारण भी बना। ठीक है? तो इस तरीके से बड़े दुखी मन से उन्होंने इस पोएम को लिखा। बड़े दुखी मन से उन्होंने अपनी पूरी बात को इसके अंदर कहा और 1,60,000 लोग जो उसमें सीरियसली या तो वाउंडेड हो गए या डाइड हो गए, उनको देख कर के जब उनका दिल द्रवित हुआ, मन द्रवित हुआ, तो वो चीज़ उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि वो इस पोएम को लिखें और इन शब्दों में उन्होंने इस पोएम को आपके सामने बयाँ किया। तो बहुत ही सुंदर पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय-बाय। सी यू सून।